अपनी हत्या से कुछ ही पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था कि अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते हत्यारा ये तय कर ले कि मुझे मारने के बदले वो अपना जीवन देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर श्री पेरम्बदूर में ऐसा ही हुआ। 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल की बेंगलोर की स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। 2 मिनट भी नहीं बात किया और वो बॉम्ब फटी मेरे आंखों के सामने। और मैं व्हाइट तो कभी नहीं पहनती। उस दिन रश में मैंने साड़ी निकला मेरी आंटी के कबर्ड से और पहन के आई, और मेरा साड़ी के ऊपर आज तक इट्स सच एन हॉरिबल फीलिंग, साड़ी के ऊपर ब्लड था, कुछ और था। द फैक्ट दैट वी सर्वाइव्ड आई थिंक इज अ मिरेकल, माइनर मिरेकल, क्योंकि हमारे सामने जो भी थे वो सब मर गए थे। Good evening. The former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi has been assassinated. He and at least 14 other people were killed by a bomb at an election rally in the town of Sriperumbudur outside Madras in the southern Indian state of Tamil Nadu. ब्लास्ट का आवाज तो बहुत पहले एक पट 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 ऐसे जैसे फायर क्रैकर्स होते थे ना, ऐसे लगा जैसे। फिर उसके बाद एक बड़ा सा वूश हुआ और फिर फटा वो। आई हैड जस्ट कवर्ड द गल्फ वॉर। मैं तो कुवैत में थी जब अमेरिकन ट्रूप्स थे, लिबरेट कर रहे थे कुवैत। तो मुझे पता था कि ये छोटा बॉम्ब नहीं है, ये बड़ा बॉम्ब है। तो मैं आगे निकली टुवर्ड्स द बॉम्ब साइट और पूरा कपड़े, people were in flames, चीख रहे थे, it was complete mayhem, can't describe it, it was like panic। हमको पता नहीं था ना कि राजीव गांधी मर गए कि नहीं मर गए, क्या हुआ। इस हादसे के ठीक 5.5 घंटे बाद बीबीसी के विश्व भारती कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। काफी लोगों से दबाव आया तो मैं आया। मुझे लगा था कि एक जरूरत थी, एक वैक्यूम सा बन गया था। बीच में बहुत कहा गया। कुछ लोग कहते थे कि हारेंगे तो भाग जाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि हारेंगे तो सरकार को फिर भी सत्ता को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये सब कहने वालों की बातें थी, इनमें सच्चाई बहुत कम थी। समाचार आपने सुना कि राजीव गांधी नहीं रहे। एक अविश्वसनीय समाचार, लगा जैसे कोई झूठ बोल रहा है। अभी परसों की बात है जब मतदान का पहला दिन था और राजीव गांधी ने अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में अपना मत डालकर लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की थी। लेकिन कल वे स्वयं किसी आतंकवादी की अनास्था का निशाना बन गए। श्री पेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के 3 चोटी के नेता जी.के. मूपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पी.के. गुप्ता के पैरों पर गिर चुका था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बाद में जी.के. मूपनार ने एक जगह लिखा, लोग दौड़ने लगे। मेरे सामने क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता जिंदा थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, मानो वो राजीव गांधी को किसी के हवाले कर देना चाह रहे हों। मैंने उनका सिर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मांस और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया। मूपनार से थोड़ी ही दूर पर जयंती नटराजन अवाक खड़ी थी। सारे पुलिस वाले मौके से भाग खड़े हुए। मैं शवों को देख रही थी, इस उम्मीद के साथ कि मुझे राजीव न दिखाई दे। पहले मेरी नजर प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। उनके घुटने के पास जमीन की तरफ मुंह किए हुए एक सिर पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, दिस लुक्स लाइक राजीव। वहीं खड़ी नीना गोपाल आगे बढ़ती चली गईं, जहां कुछ मिनटों पहले राजीव गांधी खड़े हुए थे। मैं सामने गई, जितना भी सामने जा सकती थी,
और मैंने उसका बॉडी देखा, मैंने शूज देखा उनका और उनका हाथ देखा। वो एक गुच्ची वॉच पहनते थे और गुच्ची का वॉच मेरे मुंह के सामने था, जहां मैं बैठ के इंटरव्यू कर रही थी गाड़ी के अंदर। उसका हाथ मेरे बिल्कुल मुंह के सामने, वो हाथ मैंने देखा। और फिर ऑफ कोर्स हमने मुपना साहब को देखा, जयंती नटराजन को देखे, तो मुझे लगा कि कुछ बहुत हादसा हुआ है। और मरे कि नहीं मरे ये नहीं पता था ना उस वक्त, तो बॉडी देखा मैंने। और फिर वेरी स्ट्रेंजली ये राजीव गांधी के ड्राइवर हमको पकड़ा और उसने कहा कि मैं तुमको लेके जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है। इसने कहा अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाला है, तो आप निकले। तो ऐसा एनीवे हम थोड़ा देर निकले और कुछ एम्बुलेंस, ऐसा एक गाड़ी आया और उनको लेके जाते वक्त हम फॉलो किए और एम्बुलेंस और निकल गए। लगभग उसी समय राजीव के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज अपने चाणक्यपुरी के घर में घुसे ही थे कि उनके टेलीफोन की घंटी बजी। सोनिया गांधी पर किताब लिखने वाले रशीद किदवई ने बीबीसी को बताया, जब वो चाणक्यपुरी अपने घर पहुंचे तो उसी वक्त उनके पास फोन आया, कोई बहुत बुरी खबर है। तो वो फौरन वापस जो थे 10 जनपद पर आ गए। उस वक्त तक सोनिया गांधी को भी किसी ने खबर करी थी, तो उन्होंने उनसे इंटरकॉम पे फ़ोन करके पूछा जॉर्ज से। तो जॉर्ज उस वक्त जो थे वो नलिनी चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम की वाइफ है और वो कांग्रेस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर रहे थे। सोनिया गांधी होल्ड करती रहीं, फ़ोन रखा। उसके बाद दूसरा फ़ोन आया जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का था, जो चेन्नई से आया था, और उसने एक तरीके से जॉर्ज को इस बात की कंफर्म कर दिया कि बम का धमाका हुआ है और वो अब जिंदा नहीं है। इस चीज़ को सुन के बिल्कुल जॉर्ज जो थे घबरा गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद वो दौड़ते हुए, क्योंकि 10 जनपद जो थोड़ा बड़ा, एक उसमें बाहर जो प्राइवेट सेक्रेटरी का रूम है और घर है जो थोड़ा दूर है, 10-20 उसके फासले पर है। तो जॉर्ज को कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सोनिया गांधी ने नहीं सुना था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मैडम मैडम। इस बीच उनके पास भी फ़ोन आ चुका था, कुछ खास बात नहीं पता चली। लोगों ने ऐसी फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या सब खैरियत है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। उधर से सोनिया गांधी आए और उन्होंने बहुत एक तरीके से सख्ती से जॉर्ज से पूछा कि मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ। तो जॉर्ज कुछ बस नज़रें झुकाए रहे। तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि इज़ ही अलाइव, क्या वो जिंदा है। जॉर्ज की खामोशी जो थी उसने सोनिया गांधी को बिल्कुल बेकरार कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और बिल्कुल से कहते हैं ना अपना आपा खो बैठी। और वो खुद अस्थमे की मरीज़ है, तो वो अस्थमा का भी उसी वक्त अटैक हुआ। प्रियंका गांधी जो सिर्फ 19 साल की लड़की, सो कुछ समझ में नहीं आया, वो दवाएं ढूंढती रही, दवाएं नहीं मिली, इनको पानी पिलाया गया। तो एक बहुत ही मतलब कोहराम मचा हुआ था। राजीव की मौत के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन ने बाकी चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया। 24 मई को उनकी अंत्येष्टि हुई, जिसमें दुनिया के कई चोटी के नेता उपस्थित हुए। This is the funeral of a leader who was not a political natural. Rajiv Gandhi lacked the ruthlessness of his mother and her cunning too. His elite upbringing meant that he didn't have the common touch. But those of us who had covered his final weeks of campaign had noticed one significant change. बीबीसी हिंदी के ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने इन शब्दों में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। बात सन 40 के दशक की है, जब भारत में नेहरू परिवार के त्याग और बलिदान की कथाओं के गीत गाए जाते थे। उस समय बिस्मिल इलाहाबादी ने फरमाया था, शम्मा महफिल देख ले, ये घर का घर परवाना है। जाहिर है कि उस समय मोतीलाल नेहरू, स्वरूप कुमारी नेहरू और कमला नेहरू के बलिदान और जवाहरलाल, विजया लक्ष्मी और इंदिरा प्रियदर्शनी की तपस्या की कहानियां उनके ध्यान में रही होंगी। मगर वो पंक्ति अपने अंक में एक दारुण भविष्यवाणी भी छिपाए हुए है, ये भला कौन सोच सकता था। पहले संजय, फिर इंदिरा और अब राजीव, देखते देखते उसी परिवार का घर परवाना हो गया। इस केस की जांच के लिए सीआरपीएफ के आईजी डॉक्टर डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। कुछ ही महीनों में इस हत्या के आरोप में एलटीटी के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया। डॉक्टर कार्तिकेयन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, First breakthrough was, yes, you can see those 10 photographs from Haribabu's camera. But then there were many other leads followed later on the
telephone calls. आप कह सकते हैं हमारी पहली सफलता थी हरी बाबू के कैमरे से उन 10 तस्वीरों का मिलना। हमने आम लोगों से सूचनाएं लेने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया और एक टोल फ्री नंबर भी दिया। हमारे पास कुल 3-4 हजार फोन कॉल आए। हर एक कॉल को गंभीरता से लिया गया। हमने चारों तरफ छापे मारने शुरू किए और जल्द ही हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। पहले दिन से ही मैं इस काम में बिना किसी आराम के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लगा रहा। मैं रोज रात 2 बजे काम के बाद कुछ घंटे की नींद के लिए गेस्ट हाउस पहुंचता था। सारी जांच 3 महीने में पूरी हो गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में समय लगा। लेकिन हत्या की पहली वर्षगांठ से पहले हमने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने इच्छा प्रकट की कि वो नीना गोपाल से मिलना चाहती हैं। जब मैं दुबई वापस गई, ये इंडियन एम्बेसी के लोग मुझे फोन करके कहा कि सोनिया जी आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं जून फर्स्ट वीक में वापस दिल्ली गई थी और उनसे मिला। It was a very emotional, very difficult meeting, I think, for both of us. क्योंकि बस एक ही बात वो सुनना चाहती थी कि मेरा हस्बैंड का मूड कैसे था. What did he say? What were his last words? Because he basically died, I heard later, कि he died with my name on his lips. वो तो जयंती नटराजन से कहा कि where is that Gulf News girl? Go get Nina. तो जयंती उससे मुड़ के मेरे पास आ रही थी और वो बॉम्ब फटा। वो मेरी हाथ पकड़ी और she just cried and cried and cried. The tears were streaming down her face. And she just said, tell me everything. Tell me what he said. What was his mood? And I said, he was like walking on air. He knew he was going to win. He was in such a good mood. कुछ भी हो, he was willing to accept it. लोग धक्के मारे उसको, चीक स्पिंच करे, कुछ भी हो, he was in such a high. इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के गलियारे में मैंने सोनिया गांधी को राजीव गांधी से लड़ते हुए देखा था। वो सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा, किसी कीमत पर नहीं, वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। 7 वर्ष बाद राजीव के बोले वो शब्द सही सिद्ध हुए थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।